कौन सी एश्योरेंस हम लोग नहीं देते। और कल क्या पढ़ के आए? ऑडिट, फायदे, नुकसान, एश्योरेंस। कंपनीज एक्ट के अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केप्टिसिज्म, जजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बहुत पढ़ ली होंगी, ड्यूटीज, टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद आप एंटर हो गए होंगे कंपनीज एक्ट के एक एरिया में, एक तूफानी एरिया जिसको आपने शुरू किया होगा, तो आपने कहा होगा कि मैं की शुरू कर लेता। उसमें आपने 11 तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी होंगी, कुछ क्वालिफिकेशंस के ऊपर बातें की होंगी, कॉस्ट ऑडिट पढ़ा होगा। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद घर जाके रिवाइज भी किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। मैं ना कल शाम आपको ना रात में एक्चुअली एक टेस्ट भेजने लगा था, अभी मैंने कहा चेक करूं आप लोग जाग भी नहीं जाग रहे। फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे जो है वो अभी अभी थोड़े से पढ़ना शुरू हुए, एकदम से ये बात कर दी तो वो जो एक होता है ना मुसलमान आहिस्ता बनना शुरू होता है बंदा, एकदम उसको कहा जाएगा तुमने दिन की 25 नमाजें पढ़नी है, भाग जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता 2 3 4 5 करके उसका सफर शुरू होता है। सर आज का हमारा एजेंडा क्या है? ISA 200 बेसिक्स ऑफ ऑडिट एंड कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शंस फॉर अपॉइंटमेंट, सेक्शंस फॉर अपॉइंटमेंट। अगर मैं एग्जाम स्पेसिफिक बात करूं ना आपसे, तो इस एरिया में से ICAP कितने मार्क्स की टेस्टिंग करता है? मिनिमम 5 और बहुत ही जेनेरस हुआ तो 10। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। ये उसका हाई जेनरोसिटी लेवल है, 10 नंबर। काफी टाइम से एक एरिया उसने टेस्ट नहीं किया, दैट एरिया इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट। इसकी स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफिकेशंस वाली बातें इसने रिसेंट टाइम्स में टेस्ट नहीं की। अक्सर औकात वो 200 की कुछ बेसिक्स बातें पूछ लेता, और जो कंपनीज एक्ट में क्रैमिंग वाली चीजें हैं वो टेस्ट कर रहा है। मगर एक खास एरिया जिसको वो बहुत ही रेगुलर वे में टेस्ट करता था, इस एरिया पे फॉर द टाइमिंग उसने अपना हाथ रोका हो। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुल मिला के 11 सवाल। एक ऐसी डिबेट करेंगे कि पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए, ताकि हमें कम सवालों के साथ चैप्टर के ऊपर ग्रिप भी आ जाए और हमें पता चले कि इन सवालों को एग्जाम में बैठ के अटेम्प्ट कैसे करना। बात समझ आ रही? इन सवालों को एग्जाम में बैठ के अटेम्प्ट कैसे करना है। जगह है पीछे? शुरू करते हैं ISA 200 के एक सवाल से। दिखने में सवाल बड़ा आसान सा लगेगा और है भी 8 नंबर का। पढ़ता है, कब आया था? ऑटम 2018 में। अच्छा, हम जितने भी सवाल क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे के सारे बेंचमार्क क्वेश्चन हैं, क्योंकि मकसद यही है ना कि हम 1 घंटे में मैक्सिमम बातों को कवर कर लें। सर ऑटम 18, पहले आप लोग सवाल पढ़ें, खुद पढ़ें और एक एक लाइन पढ़नी है। और अच्छा एक सेकंड, सवाल को शुरू कहां से करना है? रिक्वायरमेंट से ऊपर जाना है। शाबाश, करें जरा, रीड करें। यहां पे है मुदस्सर, यहां पे चेयर लग सकती हैं दो।
हाँ, सवाल ये कहता है, रिक्वायरमेंट ये कहती है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। क्या लिखना है? लेटर, यानी कि जवाब अब जो मेरा होगा वो पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? लेटर की फॉर्म में होना चाहिए। अब लेटर की फॉर्म आप लोग परेशान ना होना कि ये कैसे आएगा, कैसे आता भला? टू कॉमा, बंदे का नाम, सब्जेक्ट, और नीचे जो आपने कहानी बतानी वो अपनी जगह पे कायम है। एंड कैसे करेंगे? योर्स सिंसियरली XYZ, या जो भी आपका नाम होगा। सर, अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड in the shares of Ascender Limited, ये कंपनी का नाम। On receiving the company's annual report, उसने कुछ कमेंट्स पास किए हैं। ये कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स बड़े मजे के हैं। The auditor has expressed an unqualified opinion। इस लेवल पे आके मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आपको इस लफ्ज का मतलब पता है। पता है क्या होती है अनक्वालिफाइड ओपिनियन? अनक्वालिफाइड ओपिनियन किसे कहते हैं भैया? ऐसी ओपिनियन जिसमें हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। सिंस द ऑडिटर must have arrived at his opinion after testing majority of transactions, therefore the financial statements are correct in all respects। सुनते जाए भी क्या कहना चाह रहा हूं। Since no control deficiency and fraudulent conduct had been reported by the auditor, कहता ऑडिटर ने तो कुछ बताया ही नहीं, ना कंट्रोल डेफिशिएंसी पे और ना ही फ्रॉडुलेंट कंडक्ट पे, तो मैं सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूं फर्दर अमाउंट ऑफ मनी in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management या misrepresentation in the financial statements। सर, आपसे पूछा यह गया था कि आपने भाई साहब को दुरुस्त करना है, उसकी सारी मिसकंसेप्शंस निकालनी है और हर पॉइंट को ब्रीफली क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो सर, आप आई कैब में बैठे हुए हैं, ये सवाल आपके सामने आ गया, अब क्या करेंगे? क्या अप्रोच होनी चाहिए? 8 नंबर का सवाल है, कितने टाइम में सॉल्व हो जाना चाहिए? 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1.8। क्या इफेक्टिवली 1.8 होते हैं आपके पास? नहीं। तो आप उसको मल्टीप्लाई करें 1.3, 1.4 के साथ, तो 10 से 12 मिनट आपके पास होंगे। इस सवाल में से मैक्सिमम चीज़ें अगर आपने निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आपके पास 10 से 12 मिनट का टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं। 10 से 12 ही मिनट है आपके पास। सर, अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। द ऑडिटर हैज़ एक्सप्रेस्ड एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्या मतलब है इस बात का? कि ऑडिटर कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सर, हम जब इस ओपिनियन तक पहुंचते हैं तो इसके पीछे अश्योरेंस कौन सी होती है? रीजनेबल अश्योरेंस होती है। इसका मतलब है कि ये बातें पढ़ के एक चीज तो क्लियर हो रही है कि आपके दोस्त को किस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है? रीजनेबल अश्योरेंस का। तो 8 नंबर के लिए सबसे पहली चीज जो आप उसको बताएंगे वो कौन सी बताएंगे? रीजनेबल अश्योरेंस वाली पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, आगे वो क्या कहता है? आफ्टर टेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब जब आप उसको रीजनेबल अश्योरेंस बता रहे होंगे तो साथ ये भी बताना चाहिए ना कि हम ये अश्योरेंस क्यों दे रहे हैं। एक तो है कि ये अश्योरेंस है क्या, और एक इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाई वी गिव। तो क्यों देते हैं? क्यों देते हैं हम लोग? रीजनेबल अश्योरेंस की तरफ क्यों जाते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से जा रहे होते हैं हम लोग। इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से रीजनेबल की तरफ जा रहे होते हैं।
कि ऑडिटर ने कौन सी ओपिनियन दी है, चलो सुन ले वापस। वो क्या कह रहा है, कौन सी ओपिनियन दी है, अनक्वालिफाइड। आगे वो कहता है सिंस द ऑडिटर मस्ट हैव अराइव्ड आफ्टर टेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब सवाल पढ़ के जो एक थीम हमें मिल रही है, ओवरऑल सवाल पढ़ के वो क्या है कि उसको लगता है कि हम कौन सी अश्योरेंस देकर आए होंगे, एब्सोल्यूट। असल में देते क्या है, रीजनेबल। तो उसका पहले आपने क्लियर करना है उसको कि भाई साहब एब्सोल्यूट की तरफ हम लोगों ने नहीं जाना, हम लोगों ने किस में बैठना है, रीजनेबल की गाड़ी में सवार होना है। तो एक तो आपको अपने जवाब में रीजनेबल वाला पॉइंट लेकर आना। अगली बात, आगे वो कहते हैं सिंस देयर आर नो कंट्रोल डेफिशिएंसीज एंड फ्रॉड रिपोर्टेड बाय। सर और क्या बताऊं कि कंट्रोल डेफिशिएंसी के ऊपर काम करना मेरी जिम्मेदारी, वो किसकी होती है, ये भी बता देना। टिंग 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 टिंग। एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैड बीन नॉट रिपोर्टेड बाय द। सर ये भी मेरी जिम्मेदारी होती है, नहीं, ये किसकी होती है, मैनेजमेंट में भी किसकी होती है, इंटरनल ऑडिटर की होती है। आई कैन सेफली इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी। कहता है फिर मैं अपना पैसा कंपनी में लगा देता हूं। क्यों लगा देता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने तो चीजें निकाल के नहीं दी। इन अदर वर्ड्स वो आपसे क्या तलब कर रहा है, गारंटी तलब कर रहा है, गारंटी तलब कर रहा है। उसके नजदीक जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन आई है, इसका मतलब ये है कि कंपनी में पैसे मजीद लगाए जा सकते हैं, और अगर कल को मसला आ गया तो लायबिलिटी किसकी होगी, ऑडिटर की होगी। सर ऐसा होता है, लायबिलिटी हमारी होती है, नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होती, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम जिस तरह की ओपिनियन वो लोग चाहते हैं उस तरह की दे ही नहीं पाते। और फ्रॉड के ऊपर भी मेरा कोई काम नहीं है। आई विल लूज माई मनी ड्यू टू फ्रॉड ऑफ मैनेजमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब आपने उसके क्या रिमूव करने थे, मिसकंसेप्शंस। इसको लिखें कैसे, इसको एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाता है मिलता जुलता, तो उसको राइट डाउन कैसे करें। सर सबसे पहले आई received your comments on the audit report. तो ऑडिटर बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, हम ये रिस्क जीरो पे लेके नहीं आ सकते। देयरफॉर हम कौन सी अश्योरेंस देते हैं आपको, रीजनेबल। अब एक मुश्किल वर्ड यूज कर दिया, तो अच्छी बात क्या है, इस वर्ड को क्या कर दिया जाए, साथ डिफाइन भी कर दिया जाए, एक्सप्लेन भी कर दिया जाए कि रीजनेबल का मतलब क्या है। 8 नंबर पूरे करने हम लोगों ने। तो अब आगे देखें, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर प्लान्स एंड परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। कहता है रीजनेबल जब आप दे रहे हैं उसके पीछे भी आपने क्या लगाया होगा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, और आप चलते हैं किस बेस पे, ऑडिट रिस्क असेसमेंट की बेस पे चलते हैं। तो ऑडिटर डज नॉट एम टू एग्जामिन ऑल और मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, रादर इट वर्क्स ऑन कौन से बेसिस पे काम करता है, सैम्पलिंग पे काम करता है। तो देख रहे हैं इस एक सवाल में चैप्टर 14 की भी बात है, सैम्पलिंग की भी बात आ गई, अश्योरेंस की भी बात आ गई, रिस्क की भी बात आ गई, फ्रॉड की भी बात आ गई, कंट्रोल्स की भी बात आ गई। Thus, selective examination does not provide audit evidence on the whole population. इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हम किस पे काम करते हैं, सैम्पलिंग पे। और सैम्पलिंग पे जो पॉपुलेशन से डाटा निकालते हैं उसको ही प्रोजेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे, और फिर वहां पे भी रिस्क है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अच्छा, आगे जो जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की थी अब उसने किसके पल्ले डाल दी, हमारे। तो क्लियर करें कि भाई साहब जो तुम कंट्रोल्स की बात कर रहे हो, जो तुम फ्रॉड की बात कर रहे हो, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो किसकी है, मैनेजमेंट की है। और एंड पे उसको बता दें कि हम काम करते हैं विद ड्यू केयर, और इफ वी आर अनएबल टू डिटेक्ट फ्रॉड इट डज नॉट मीन कि वहां पे फ्रॉड
नहीं है, रादर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और एंड पे उसको एक अच्छा सा क्लोजर दे दो। अगर आप चैप्टर 1 में से यही सवाल उठा के अटेम्प्ट कर लें तो आपके आधे से ज्यादा मसले खत्म हो जाएंगे सिर्फ इस एक सवाल से, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स को एक अच्छे अंदाज में लिखना समझ आ जाएगा आपको। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? सर आई कैप का एग्जामिनर ने तकरीबन रोने वाली बातें की हैं। ये पढ़े, कहता सवाल पूछ के शर्मिंदा हो गया मैं, क्योंकि सिर्फ 33% बच्चे ऐसे थे जो इन नंबरों को बीट कर पाए, जो 4 से ऊपर गए हैं। 33%। 3 बच्चों में से कितने बच्चे? 1। अच्छा, मसले क्या थे? ऑडिटर डज नॉट एग्जामिन मेजॉरिटी ऑफ आइटम, रादर वो किस पे काम करते हैं? सैम्पलिंग पे, मटीरियलिटी पे। कहता है बच्चों ने ये बात ही नहीं लिखी। जब उसने मेजॉरिटी का वर्ड यूज किया है तो आपको उस वर्ड पे क्या करना चाहिए था? एतराज। वो किया? वो नहीं किया। और अनक्वालिफाइड का मतलब भी बच्चों को नहीं पता था। तो आप मुझे बताएं, ऐसे बच्चे जिसको अनक्वालिफाइड का मतलब नहीं पता, डू दे डिजर्व टू पास? डिजर्व करते हैं? जिसको बेसिक्स ही नहीं पता, क्या हुआ? अब ऑन है? कोई बात नहीं, फर्स्ट डे मसले आते होते हैं, आदि हो गया मैं। हाँ जी, तो पॉइंट क्या था? बेसिक्स ही अगर बच्चों को नहीं आते तो एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन बैठता है एग्जामिनर के दिमाग में, बहुत बुरा। अच्छा, एक रीजन ये। सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक्स। प्लीज अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आपने अपनी अंग्रेजी लिखनी है जरूर लिखें, मगर उसमें कटिंग ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। एंड नंबर 3, ग्रामेटिकल इश्यूज ना लेकर आए। थोड़े बहुत चलते हैं, थोड़े बहुत चलते हैं। क्या हुआ? स्पेलिंग को नहीं, नहीं आप बताएं, आप बताएं। सर जहां पे आपने एक पैराग्राफ में अंग्रेजी लिखनी है, देखिए न्यूमेरिकल में काम चल जाता है, न्यूमेरिकल में काम चल जाता है। रिटन पेपर में अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपका एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होता है कि भाई इस बच्चे को बेसिक बातें नहीं पता, बेसिक लफ्ज नहीं पता, तो नंबर कटेंगे, नंबर कट सकते हैं। ये सवाल ओके? अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड्स कंपनीज एक्ट। इस एरिया में एक सवाल बहुत है। कंपनीज एक्ट में मुख्तलिफ बातें आप लोग कल देखकर आए होंगे, एक दफा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कल क्या कहा कि पहला ऑडिटर, सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, डिस्क्वालिफिकेशंस। जो ऑडिटर मौजूदा कंपनी में काम, सॉरी जो डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय मौजूदा कंपनी में बैठा हुआ है वो मौजूदा कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। जो छोड़ के चला गया 3 साल तक नहीं कर सकता। किसकी स्पाउस नहीं कर सकती? डायरेक्टर की। अगर एक मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय का कोई दूसरा सेटअप है मौजूदा, तो उस मौजूदा सेटअप का कोई बिजनेस पार्टनर, कोई एम्प्लॉय उस मेन कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद क्या पढ़ा था? बॉडी कॉपरेट नहीं कर सकता, शेयर्स वाला नहीं कर सकता, वहां पे एक्सेप्शन है, 90 डेज वाला पॉइंट है। लोन, लोन वाला पॉइंट क्या था कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, अच्छा कौन सा लोन? क्रेडिट कार्ड वाला, वो नहीं कर सकता। कन्विक्ट नहीं कर सकता, जिसको एथिक्स ने मना कर दिया वो नहीं कर सकता। यूटिलिटी कंपनी में 90 डेज वाला पॉइंट, सारी बातें याद है ना? पक्का? शुरू करूं? पहला सवाल, सवाल पढ़ा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है?
रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सर पहला सवाल कहता है एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या मतलब, ये तो कंपनी है, कर सकती है ऑडिट। फर्म के साथ हम कंपनी का वर्ड लगाते हैं, ये कंपनी लिमिटेड वाली कंपनी नहीं है, ये कंपनी कौन सी होती है, दोस्ती यारी वाली कंपनी। हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ बनाना। मेन कंपनी कौन सी यहां पे, मिस्टर पंपकिन वहां पे कौन है, नॉमिनी डायरेक्टर। किसने भेजा हुआ है, गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है। और ये भाई साहब एक ही टाइम पे दूसरी कंपनी कौन सी है, वहां पे 25% की शेयर होल्डिंग भी रखते हैं। तो कंपनियां कितनी है सवाल में, मुझे ऑडिट किसका करना है, बनाना का। दूसरी कौन सी है, वाटरमेलन। क्या आपस में कोई रिश्ता है, सोचे सोचे, तुक्के नहीं मारने, प्लीज प्लीज तुक्के नहीं मारने, 2 मिनट लगाएं, दिमाग में सोचें, नो तुक्का नो तुक्का नो तुक्का, दिमाग में सोचें, दिमाग में सोचें, क्या ये आपस में रिलेटेड है या नहीं है। सर ये आपस में रिलेटेड क्यों नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर है, ये रीजन ठीक है, गलत। गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर, क्योंकि नॉमिनी भी 2 तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट वाला, दूसरा क्रेडिटर्स वाला। तो अगर इस सवाल में ये लिखा हो कि भाई साहब आप नॉमिनी हैं गवर्नमेंट के नहीं, क्रेडिटर के, और दूसरी तरफ आप 25% की क्या रख के बैठे हुए हैं, शेयर होल्डिंग, तो फिर ये आपस में एसोसिएट बन जाएगी। क्यों नहीं बन रही, नॉमिनी है किसका, गवर्नमेंट का। तो अगर ये आपस में एसोसिएट नहीं है तो वाटरमेलन में जो हो रहा है जो नहीं हो रहा है मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। तो बनाना का ऑडिट फिर किया जा सकता। अच्छा वाटरमेलन में क्या हो रहा था, स्पाउस ऑफ पार्टनर शेयर्स रख के बैठी हुई थी, तो टेंशन ही कोई नहीं। जब एसोसिएट ही नहीं है तो टेंशन भी नहीं। पहला सवाल ओके। इससे हमें क्या सीख मिली, नॉमिनी को असेस कैसे करना है एग्जाम में बैठ के कि वो गवर्नमेंट वाला है या वो, मैं वो सवाल लेकर आया हूं जो कि आपको काम आएंगे। सवाल नंबर 2 पढ़े। जी ये जो है वाटरमेलन, इसका तो वैसे भी कोई रिलेशन नहीं है एप्रिकॉट के साथ। हाँ, तो ऑडिटर एप्रिकॉट के साथ मतलब जो ऊपर है ना, वो तो फर्म है जी, तो वहाँ का डायरेक्टर का इशू होता है ना, कि वहाँ पे डायरेक्टर या उसका स्पाउस या शेयर्स का इशू होता है। तो पहले आपने ये देखना था कि जब ये रिश्ता बना रहा है बिटवीन बनाना एंड एप्रिकॉट, सवाल शुरू कहाँ से हुआ कि एक बंदा एक जगह पे डायरेक्टर है और एक जगह पे वो शेयर्स रख के बैठा हुआ है। तो पहले आपने ये देखना है कि दोनों कंपनी आपस में जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती। हमने ऑडिट करना किसका था, बनाना का, ठीक है। पहले आपने इनका रिश्ता देखना है। रिश्ता क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हैं तो दूसरी में भी क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई। अगर हम एप्रिकॉट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पूरे ग्रुप में क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। इट मीन्स कि बनाना में भी गए, ठीक है। जब रिश्ता नहीं बना तो एप्रिकॉट साइड पे हो गया। अब आ जाए बनाना के साथ, देखते हैं बनाना का ताल्लुक क्या बन रहा है इनके साथ। कोई भी नहीं बन रहा, तो बनाना का ऑडिट किया जा सकता है। नहीं है ना, ठीक है, एसोसिएट हो गए तो फिर तो हम लोगों को ऑडिट के अंदर कोई इशू है ना। स्पाउस ऑफ पार्टनर, पार्टनर की स्पाउस के पास शेयर्स हैं किसके, ठीक है, जो स्पाउस की बात होती है वो एप्रिकॉट। जी 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 जी, स्पाउस ऑफ पार्टनर, पार्टनर। हाँ जी, सवाल में 2 पढ़ लिया। सर मिस्टर सादिक हैज़ रिसेंटली ज्वाइन न्यू फर्म, अभी अभी भाई साहब आए हमारी फर्म में, और इससे पहले कहाँ थे, स्ट्रॉबेरी के बोर्ड पे बैठे हुए थे, बराजमान थे वहाँ पे।
कब तक रहे वहां पे? 30 जून 2000। अच्छा, एक बंदा नॉमिनी डायरेक्टर बैठा हुआ है एक कंपनी के बोर्ड पे, छोड़ के चला गया, उस पे भी 3 साल लगेंगे? उस पे भी 3 साल लगेंगे। 3 साल वाली शर्त हर तरह के डायरेक्टर पे है। अच्छा, इन द एजीएम ऑफ एसएल हेल्ड ऑन 31 अगस्त, कब तक बैठा हुआ था? एजीएम कब हो रही है? क्या 3 साल वक्फा पूरा हो गया? अच्छा, ये 31 अगस्त को बैठ रहे हैं तो किस साल के लिए बुला रहे हैं? तब तक तो हो चुका होगा ना। आपने 3 साल का वक्फा कहां तक देखना है? अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखना है कि 3 साल वक्फा हो रहा है या पूरा नहीं हुआ। तो इसके मुताबिक अपॉइंट किया जा सकता है, हाँ कि ना? अपॉइंट किया, रीजन अभी 3 साल वक्फा पूरा लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप बताएंगे लॉ, सबसे पहले आपने लिख देनी है वो रेलेवेंट प्रोविजन, लिख दी, लाइन छोड़नी है, छोड़ दी। उसके बाद आपने सिनेरियो को पकड़ के क्या करना है? एक्सप्लेन, फिर लाइन छोड़नी है, और एंड पे क्या देना है? डिसीजन, डिसीजन या कंक्लूजन, जो भी वर्ड यूज कर दे। मैं इसको एलईडी बोलता हूं, लॉ, एक्सप्लेन और डिसीजन। एंड पे डिसीजन लाजमी देना है कि यह पॉइंट होने के काबिल है भी या नहीं। सवाल नंबर 3 देखें। मिस्टर जहीर एक लीगल प्रैक्टिशनर, ये क्या होता है? लॉयर, इट मींस लॉयर, को ऑफर हुई है किसकी तरफ से? लीची प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी के बारे में कल क्या पढ़ के आए हैं? सबसे पहले उसने प्राइवेट को 2 हिस्सों में तोड़ा। ऐसी प्राइवेट जो कि सब्सिडरी ऑफ पब्लिक है, वर्सेस वर्सेस वो प्राइवेट जो कि सब्सिडरी नहीं है। जो सब्सिडरी है उसका सिर्फ कौन कर सकता है? सीए। कहानी खत्म होगी उनके लिए। अच्छा, अब कौन सी रह गई? वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी, उसमें 2 कैटेगरीज, 3 मिलियन का शेयर कैपिटल, उससे ऊपर या उससे नीचे। अच्छा, ऊपर हो तो कौन कर सकता है? नीचे हो तो ये आता है उसमें, तो ये वैसे ही ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका कितना पेड अप कैपिटल था? 3 मिलियन से नीचे था। और क्या ये सब्सिडरी है? 40% है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लीची भाई का ऑडिट कौन नहीं कर सकता? अच्छा, अगर यहां पे लिखा होता है कि मिस्टर जहीर आज सीएम है, फिर वैलिड है? फिर वैलिड, फिर ये। अच्छा, अगर लिखा होता विच इज 40% ओन्ड बाय ब्लू ब्लैक एंड इट हैज द पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, फिर सब्सिडरी बन गई, फिर सब्सिडरी। और जहीर अगर सीएम में हो, हाँ जी, सब्सिडरी अगर बन गई तो फिर सीएम में कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें रखनी है ज़हन में, ये छोटी छोटी बातें रखनी है ज़हन में। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के लिए अगर सवाल आ गया तो पता होना चाहिए। सवाल नंबर 4 पढ़े। खुद ही बताएगा क्या आंसर आता है।
हाँ जी, वकार भाई कौन है? पार्टनर है। और इन्होंने ऑडिट करने के लिए जाना है कहाँ का? वसीम लिमिटेड। यहाँ तक तो बात समझ आती है। आकिब एक नया बंदा, हु वाज अ पार्टनर ऑफ वकार, और वकार कौन था? फर्म का पार्टनर। 2008 में ये मिल के फूड का काम करते थे और रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ वसीम लिमिटेड। आकिब को रिसेंटली क्या बना दिया गया है? डायरेक्टर। पहले इनका आपस में इकट्ठे बिजनेस था, फर्म के पार्टनर का और आकिब का। कब था? 2000। अभी क्या मौजूदा बिजनेस है? तो क्या वसीम और आकिब आपस में कोई रिश्ता रखते हैं? तो ऑडिट किया। इसमें आप लोगों ने कल वो मौजूदा वाली बात पढ़ी होगी, वो लिखी भी थी। पक्का लिख लें, लिख लें। मुझे उसके लिए ना एक लंबी सांस पहले खींचनी पड़ेगी। मौजूदा कंपनी का मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय, दूसरी मौजूदा कंपनी। अच्छा लिखें, मौजूदा कंपनी, मौजूदा कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर। आपने ना काउंट करना है मौजूदा, मौजूदा कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय। मौजूदा कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय। देख लिया? यहां तक हो गया? यहां तक। दूसरी मौजूदा कंपनी में बिजनेस कर रहा है, दूसरी मौजूदा कंपनी में बिजनेस कर रहा है, तब तक तब तक तब तक उस मौजूदा कंपनी का बिजनेस पार्टनर और उसका मौजूदा एम्प्लॉय मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकते। दोबारा से, मौजूदा कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय अगर दूसरी मौजूदा कंपनी में मौजूदा बिजनेस पार्टनर है या मौजूदा एम्प्लॉय है, दूसरी मौजूदा कंपनी में मौजूदा बिजनेस पार्टनर है या मौजूदा एम्प्लॉय है। देख लिया यहां तक? तो वो पहली वाली मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका एक भी मौजूदा हिला तो ऑडिट कर सकता। इसका एक भी मौजूदा अगर हिल जाता है तो फिर ऑडिट परफॉर्म किया जा सकता। चलिए सवाल नंबर 5 पढ़ें। एक और मजे की चीज है आपके लिए, दिमाग खोल के आंखें खोल के सवाल पढ़ना। दो कंपनी है, दोनों आपस में क्या है? सब्सिडरीज। एक कौन सी है? एबीसी फाइनेंशियल लिमिटेड। और दूसरी कौन सी है? जब सब्सिडरी है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? एसोसिएट। बैलेंस आउटस्टैंडिंग है डीईएफ की तरफ कितना? 11,10,000। लिमिट कितने की थी? 1 मिलियन की थी। अब जरा सोच के बताएं, ये लोन क्रेडिट कार्ड का लोन है ना? सर 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 रुक जाएं, हौसला शांति। सबको मौका मिलेगा।
बात सुन लो, अगर आपने लोन लिया हुआ है, बात सुननी गौर से, अगर आपने लोन लिया हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है? एक ऐसे इदारे से जिसका काम लोन लेना लोन देना नहीं है, यानी कि उसका काम लोन में डील करना नहीं है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो लोन 1 रुपए का ही क्यों ना हो, यू विल बी काउंटेड एज indebted, and if you are indebted you cannot be appointed as an, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब सेकंड बात, ये किससे लिया है? बैंक से या बैंक की सब्सिडरी, एक ही बात है। बैंक का या उसके सब्सिडरी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब देखना यह है कि लोन किस कैटेगरी में लिया गया, आया क्रेडिट कार्ड वाला है या अदर देन क्रेडिट कार्ड वाला। अगर तो ये लोन क्रेडिट कार्ड वाला है तो लिमिट है 1 मिलियन की, और अगर ये लोन क्रेडिट कार्ड वाला नहीं है तो कोई लिमिट नहीं। इतनी बात समझ आती है? अगली बात, दोनों लोन्स की अमाउंट अगर सवाल में दी हो तो उसको काउंट, इसको इकट्ठा नहीं कर देना, इसको ऐड अप नहीं कर देना। तो अब दोबारा से सवाल को पढ़े और मुझे बताएं लोन किस सेंस में लिया गया? क्रेडिट कार्ड के सेंस में लिया गया, और ये क्रॉस कर रहा है किसको? तो सर अपॉइंटेबल है ये फर्म? अपॉइंटेबल है ये फर्म? नहीं, ये अपॉइंटेबल जब तक इसका लोन 1 मिलियन से नीचे ना आ जाए। यहां तक ओके? सबको ओके यहां तक? सर वो बात जबानी बताई जाती है, जब हम इंडेप्टेड को क्लियर कर रहे होते हैं ना, उस वर्ड के बारे में बात करते हैं। इंडेप्टेड कौन है? जिसने पैसा लिया, कहां से लिया? एक ऐसी कंपनी से लिया जिसका काम ही पैसा लेना देना नहीं है। एसबीआई अगर लोन दे दे, किसी को भी लोन दे, 500 रुपए का लोन दे दे, और वही बंदा आगे ऑडिट करना शुरू कर दे, वो बंदा हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट में रहेगा, तो वो ऑडिट परफॉर्म ठीक से इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। अगर बैंक को, तो बैंक का तो काम ही है, उसके लिए वो मकरूज की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा। इसमें एक छोटी सी बात और भी सुन लें, एक होता है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। बैंक ही है, नॉर्मल कोर्स ही है, मगर बैंक ने आपको नॉर्मल कोर्स में रहते हुए आर्म्स लेंथ पे लोन नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? फिर भी वो इंडेप्टेड काउंट हो जाएगा। तो ये भी चीज एडिशनल जेल में रखना कि नॉर्मल कोर्स के अंदर रहते हुए भी अगली चीज क्या देखनी है? आर्म्स लेंथ देखनी है। अच्छा, इस सवाल में एक और प्रॉब्लम भी थी, सोल प्रोप्राइटर। सर ये जो क्रॉस हो रहा है, ये सलीम की वजह से क्रॉस हो रहा है या बाकी पार्टनर्स का मिला के है? ये बाकी पार्टनर्स का मिला के है। तो सलीम तो एज अ सोल प्रोप्राइटर भी काम करता है, तो अगर ये इंडिविजुअली अपना ऑडिट करना चाहे इस कंपनी का तो कर सकता है, प्रोवाइडेड कि एक शर्त पूरी हुई हो, इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। कहां से? एससीसीपी से। सर सवाल नंबर 6, मेरे पास टाइम शॉर्ट है वरना मैं मजीद डिटेल में भी जा सकता हूं, मगर घंटा ही मिला हुआ। सवाल नंबर 6, असल में और भी लिमिटेशन है। A notice for appointment of Kashif and Company was received by Khanewal Limited 14 days before the AGM। ठीक है, कब तक जाना चाहिए? 7, यहां पे मुनासिब है। नोटिस कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? इकबाल। इकबाल कौन है? शेयर होल्डर है। कौन सा शेयर रखता है? तो क्या मसला? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होना चाहिए था, रेफरेंस का कोई भी लेन देन नहीं। अगर रिक्वेस्ट करनी है कि ऑर्डर चेंज करना है तो वो रिक्वेस्ट सिर्फ कौन कर सकता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैविंग 10% या उससे ज्यादा, और अगर कम है तो मिलजुल के किया जा सकता। टिक लगा दूं? सवाल नंबर 7 पढ़िएगा।
तो समझ आई? क्या समझ आई बताएं? एनीवन जो इस सवाल को एक्सप्लेन कर सके पहले? सर, बिलाल एंड कंपनी हैज रिसीव्ड क्या? एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट। किसका ऑडिट करना है? इतनी बात तो क्लियर है ना कि मेन कंपनी कौन सी है, इसको हाईलाइट करना। सबसे पहले जो आपने काम करना है इस तरह के सवाल पढ़ के, वो अपनी मेन कंपनी को पहचानना है कि हमने करना किसका है ऑडिट। इस कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है वो कितना है? 990। यहां लिख लेते हैं 990। नजर आ रहा है ना वहां पे 990? ठीक, ये शेयर कैपिटल है। अच्छा, आखिरी लाइन, द पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ शेयर इज। तो अगर शेयर कैपिटल ये है तो फिर नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 10 से डिवाइड कर दूंगा। कितने शेयर आ जाएंगे? ये टोटल शेयर है। अच्छा, इसका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 990 में से था 130। 130। तो इसका मतलब है कि 99 में से कितने शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे? 130 को किस पे डिवाइड करूं? 10 पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 13। तो 99 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक 13 और दूसरा कितना? 86। ये कौन से शेयर्स होंगे? प्रेफरेंस। तो हमारा गर्ज ऑर्डिनरी के साथ होता है कि प्रेफरेंस के साथ होता है? फरियाल, द वाइफ ऑफ इज अ डायरेक्टर इन। इससे ऊपर LMN का नाम आया कहीं? तो एक नई कंपनी को उठा के ले आए, और जब भी दो कंपनी आएंगे तो पहला काम क्या करना है? रिश्ता पकड़ना है कि है या नहीं। रिश्ता किसमें? LMN में। और रिश्ता कैसे आएगा? जब शेयर होल्डिंग हो रही होगी। अच्छा, आगे, विच होल्ड्स 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2 मिलियन। सर, कहना ये चाह रहा है कि LMN 2 मिलियन रख के बैठा हुआ है वोटिंग शेयर्स IJK में, 2 आउट ऑफ 13, और वहां पे 50 आउट ऑफ 86। अच्छा, यहीं पर रुकते हैं। 50 आउट ऑफ 86 की निकालें जरा रेशो, परसेंटेज क्या आती है? 30 58। ओहो, 58%। और यहाँ पे ऑर्डिनरी की कितनी आती है? 14 समथिंग होगी। 15 निकाल लेते हैं। चलो सर, 58 लूँ, 15 लूँ, या 63 लूँ, या 73 लूँ? कितनी लूँ? 15%, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस को देखना ही नहीं है। तो कंपनी दूसरी कंपनी में 13% की शेयर होल्डिंग रख के बैठी हुई, क्या ये आपस में कोई रिश्ता बनाया, एसोसिएट बनी, क्या ताल्लुक हुआ? तो अगर LMN में कुछ भी हो रहा हो, मुझे कोई टेंशन लेनी है? अगर LMN में फरियाल के शेयर्स हों तो मुझे कोई टेंशन लेनी है? सर, यही सवाल अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हमने यहां पे भी किया था। ये नहीं, कहां गया? ऊपर, ये वहां पे भी रिश्ता नहीं बन रहा था। तो इस तरीके से भी आपने इसको लेके चलना कि सिर्फ आपने कौन से शेयर्स देखने हैं? ऑर्डिनरी देखने, प्रेफरेंस नहीं देखने। सवाल नंबर 8 देखें। हाँ जी, इस सवाल में क्या हो रहा है? चले, इस सवाल पे जाने से पहले मैं ज़रा एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करवाना चाहूँगा। आप लोगों ने बीलॉ तो पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ बीलॉ? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। याद है ना? एक ऑडिटर जिस टाइम पे अपॉइंट हो रहा है उस टाइम पे उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है।
डिस्क्वालीफाई हो रहा है, जबरदस्ती उसको उठा के अपॉइंट कर लिया जाता है। वॉइड एग्रीमेंट के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये वॉइड एब इश्यू है, शुरू से क्या है, यहां तक बात क्लियर है। एक ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ तो वो क्वालिफाई कर रहा था, अपॉइंट होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन लग गई, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सवाल पढ़ो। सर ये कंपनी यूटिलिटी कंपनी है, इसमें पैसे देखते हैं कि डेज देखते हैं? तो जो पैसों के साथ खेल रहा है वो अपना कॉन्सेप्ट पे रिवाइज कर ले, जब पैसे काउंट नहीं करने। सर कैसे पता चल रहा है कि 90 दिन क्रॉस हुए कि नहीं हुए? 10 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, 10 महीने, मगर जिस टाइम पे अपॉइंट हो रहा है उस टाइम पे क्या हालात है? On the request of the partners, NEL has allowed him to pay last month बिजली का बिल amounting to rupees। तो जिस टाइम पे वो अपॉइंट हो रहा है 90 डेज से कम है, मगर सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। अच्छा, चलते हुए ऑडिट में डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो अब क्या करें, इसको चलने दें या निकाल लें, या खुद ही निकल जाएगा? खुद ही निकल जाएगा। उसको क्या कहते हैं, कैजुअल वैकेंसी। जब एक ऑडिटर अपनी किसी पर्सनल रीजंस की वजह से चलते ऑडिट से निकल जाता है तो वो कहलाता है कैजुअल वैकेंसी। सवाल में 9 पढ़े। ये सवाल ऑटोमिक्स का है, पीछे वाले सवाल भी आई कैप के थे मगर वो मैंने रेफर नहीं किए क्योंकि वो मिक्स अटेम्प्ट्स में से थे। आपको नहीं लगता इस सवाल में एक फंडामेंटल मसला है? नहीं, ये फंडामेंटल मसला नहीं है। पार्टनरशिप जब भी हो वो 2 के साथ हो, 10 के साथ हो, आपने एंड कंपनी लिखना है। मसला ये है सवाल में कि सेकंड लाइन में कहता है हारिस इज द ऑडिट पार्टनर। एक फर्म में डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, कुछ ऑडिट के होते हैं, कुछ टैक्स के होते हैं, कुछ ERP के होते हैं, कुछ एडवाइजरी के होते हैं। तो ये ऑडिट में सिर्फ एक पार्टनर था, इसकी क्या हो गई है? तो अब इसकी जगह पे कोई और आ सकता नहीं ना, सिंगल एक ही ऑडिट में एक ही पार्टनर था। और हाँ, दिस विल नाउ बी अ कैजुअल वैकेंसी। इसकी जगह इसको पहले निकाला जाएगा थ्रू कैजुअल वैकेंसी, और फिर 30 डेज के अंदर अंदर आप नया लेकर आएंगे। वो कौन लेकर आएगा? आखिरी सवाल, ये भी पार्टनर है तो क्या सवाल क्या है? CA फर्म कैसे हो सकती है? सो व्हाट, सो व्हाट, नॉन QCR होगी फिर। हाँ जी, असलम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर रीअपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ टेस्टी फूड फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/24। However, following the director's election on 1 March, the newly elected board decided to replace। बोर्ड डिसाइड कर रहा है कि हमें ऑडिटर नहीं चाहिए। सर बोर्ड नहीं कर सकता, बोर्ड ये रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? शेयर होल्डर्स। कौन सी वाली रेजोल्यूशन?
वो कितने से पास होती है? 3/4 सर, 3/4 या 75 ऑफ द मेंबर्स एक्टिवली प्रेजेंट इन द मीटिंग। अच्छा आगे आगे चले। रीजन क्या थी कि ये भाई साहब काफी अरसे से काम कर रहे हैं। रीजन बेशक वैलिड है मगर डायरेक्टर्स खुद नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा? पहले एजीएम बुलाएं, एजीएम बुला के क्या करें? रेजोल्यूशन पास कराएं, उसके बाद इसको नोटिस दें कि तुम अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर तैयार कर लो, तुम निकलने वाले हो। अच्छा, जिसका नाम ले रहे हैं बोर्ड में मीटिंग में, उससे पहले क्या लेकर आनी है? कॉन्सेंट लेकर आनी है। अच्छा, उसके बाद और क्या करना होता है? उसको तो बताना है। ये जिसको निकाल रहे हैं उसको मौका दिया जाएगा कि तुम किस में आगे बैठो और उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ के सजाने से पहले बस इसका जवाब पढ़ते हुए जाइएगा। डन है? तो वादे के एन गैन मुताबिक हमारा जो पावर हाउस था, जो पावर 1 आवर था, वो पूरा हुआ। कल का टारगेट क्या है? चैप्टर 13, ऐसा एरिया जिसके बगैर पेपर बन नहीं सकता। डन? कल मिलेंगे, मजीद बातें करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।